सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंक के आकाओं को ललकारा। कहा, भारत की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को हमारी बहादुर सेना ने मिट्टी में मिलाया। जंगल राज को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर कसा तंज। मेट्रो, ऊर्जा, जल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कानपुर को मिलेगा नया आयाम। आज पीएम मोदी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार। कहा, भारत किसी भी आतंकी हमले का कठोरता से देगा जवाब। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। समुद्र में तैनात आईएनएस विक्रांत से गरजे राजनाथ सिंह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ खत्म। अगर पाकिस्तान ने फिर भी की हिमाकत तो भारत का जवाब और भी होगा कठोर। सेना के साहस और शौर्य पर सवाल उठाने के लिए भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पूरा विश्व आज भारत के साथ। जॉन स्पेंसर का लेख पढ़कर आंखें खोले विपक्ष। और अब लेते हैं समाचार विस्तार से। और बिहार को किस तरह से विकास का गोल्डन गिफ्ट मिला है, यह आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान काराकाट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जो बिहार के समग्र विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ही 24 अप्रैल को आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का जो वायदा किया था, उसकी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि आज जब वे बिहार आए हैं तो अपना वचन पूरा करने के बाद आए हैं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने न सिर्फ बाहरी आतंकवाद बल्कि आंतरिक हिंसा की घटनाओं पर भी लगाम लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 125 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जबकि आज के समय में 18 जिले ही नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। तो हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे से आगे भी सावधान रहना जरूरी है। हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिहार को विकास परियोजनाओं की सौगात देने से पहले पीएम मोदी ने लोगों का विशेष अभिवादन किया। वे कार्यक्रम के मंच स्थल तक लोगों के बीच होकर पहुंचे, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में, बिहार की सौगात की तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस बात पर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने बिहार की धरती से जो वायदा किया था उसे पूरा किया, ये जो कमिटमेंट है लोगों के बीच और प्रधानमंत्री के बीच, इससे किस तरह का उत्साह, किस तरह का आशावाद वहां पर लोगों की आंखों में दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की सभा में जो देश की जनता से वायदा किया था कि आतंकवाद करने वाले लोगों
की खैर नहीं है, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उनको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। इस संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने अमली जामा पहनाया उसे, और आज आकर बिहार में फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे तरकश का एक छोटा सा तीर है, यानी हम बड़े बड़े तीर अभी हमने बचा कर रखे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातों को आत्मसात करने की कोशिश की, हर हाल में यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद का जो जरिया है, जो राष्ट्रवाद का जो प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को उनके तिरंगा के माध्यम से मिलती है। और शायद यही वजह है कि हेलीपैड से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे ठीक पीछे जो स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज पर दाखिल हुए तो लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला, और पीएम मोदी ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि जिन पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने हमारी बेटियों बहनों की मांग के सिंदूर उजाड़े, मांग के सिंदूर को धोने की कोशिश की, उनकी हमने छुट्टी कर दी है। उनके जो तमाम जो ठिकाने थे वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन कि उनके तमाम ठिकाने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, यह आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने के लिए बहुत ही काफी नजर आता है। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी लोगों में विश्वास, राजेश, युवा प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए। बिल्कुल, कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में है, ये अपने आप में एक बड़ा विश्वास है। इसके साथ ही आतंकवाद के साथ साथ जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केवल अब 18 जिले ही ऐसे हैं जो प्रभाव में थे, एक बड़ी संख्या में और बड़े समय तक बिहार इसके चंगुल में रहा। तो ये जो है, ये कितनी बड़ी बात है अगर हम बिहार के भविष्य की बात करते हैं, पीढ़ी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्योंकि विकास भी तभी संभव है जबकि वहां पर शांति हो। देखिए, बिल्कुल, यह जो शाहबाद का रेंज है जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी आज सभा को संबोधित करने के लिए आए, यह रेंज कभी नक्सलियों की चपेट में था। खासकर औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, तो यह रेंज जो था वो नक्सलियों की चपेट में था। वजह साफ थी कि बेरोजगारी की समस्या थी, लोगों ने बंदूक उठा रखे थे। आज इस शाहबाद रेंज में 4 लेन और 6 लेन का जाल बिछ चुका है। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम जो आसपास के जिले हैं, इन जिलों से लोग जो है अपने को कनेक्ट पाते हैं। पटना से दूरी मात्र 2 घंटे की रह गई है। एक जमाना था जब विक्रमगंज पहुंचने के लिए पटना से पूरे दिन भर का सफर तय कर लोग सुबह बसों से चलते थे और शाम में पहुंचते थे। क्योंकि सड़कें बदहाल थी, टूटी सड़कें लोगों को चलने नहीं देती थी और गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा नजर आता था, यह आलम था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि जिस नक्सलियों के खात्मे के लिए भारत सरकार संकल्पित है, उस इलाके में अब सड़कों का जाल बिछ चुका है। इसके ठीक बगल में सासाराम से जीटी रोड गुजरता है जो सीधा झारखंड होते हुए कोलकाता को जोड़ता है और इधर उत्तर प्रदेश बलिया लखनऊ होते हुए सीधा दिल्ली को जोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह शाहबाद रेंज का कितना महत्व है कि यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह आरा की धरती से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हुंकार भरी। महाराणा प्रताप की जो गाथाएं हैं औरंगाबाद में हम जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह इलाका वीरों की भूमि है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीरों की भूमि पर आकर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की, महिलाओं को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की, महिलाओं से कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को कनेक्ट किया और यह बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे माँ बहनों बेटियों की इज्जत को बचाने की कोशिश भारत सरकार ने की और कैसे देश के जवानों ने शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर को चलाया। इस बात का उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया। और आज पूरे बिहार में 6 लेन 4 लेन जो है, ब्रिज, ओवर ब्रिज, सड़कें, ये तमाम बिछ चुकी हैं, तमाम जाल जो हैं बिछ चुके हैं। और पीएम मोदी ने एयरवेज के मामले में भी बिहार को समृद्ध करने की बात करी। उन्होंने कहा कि हम पटना एयरपोर्ट का कल लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। बिहटा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उससे कहीं ना कहीं कंजेशन घटेगा और बिहार की जो अन्य शहरें हैं
पूर्णिया जैसे जो शहर हैं या दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, तो इन जो छोटे छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट की परिकल्पना की गई है उसको शुरू करने का जो डिमांड है वो कई नेताओं के द्वारा आया और उसको भी प्रधानमंत्री ने खुद को एसोसिएट किया उससे कि आने वाले दिनों में एयरवेज के मामले में भी बिहार समृद्ध हो पाएगा। तो रोडवेज के बाद एयरवेज पर नजर है और रेलवेज के मामले में भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो चुके हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल चुकी हैं और पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि सासाराम से आज 100 ट्रेनें चलती हैं। बिल्कुल, समझ सकती विकास की जो नई इबारत है सासाराम से वो बिहार में दिखाई दे रही है, झारखंड बगल में। बिल्कुल, बिहार में विकास की नई इबारत दिखाई दे रही है और वो उत्साह लोगों में, खासकर महिलाओं में भी वहां पर दिखाई दिया है। और प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण ये भी कहा, क्योंकि किस तरह का नेतृत्व हो वो जनता की चॉइस होती है, तो किस तरह का नेतृत्व वो चुने। उन्होंने उस बात पर भी कहा कि जो जंगल राज पहले था, जो राजशाही पहले थी और लोगों के विकास की कीमत थी, उस पर भी सावधान रहे। बड़ा विस्तृत विषय है, समय सीमित है। राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बता देते हैं आपको बड़ी खबर आ रही है। नीट PG 2025 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो NBE की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोल सकती है। कोर्ट ने कहा परीक्षा 15 जून को है और अभी भी NBE के पास इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ एक शिफ्ट में कराने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए पर्याप्त वक्त है। 15 जून को होनी है ये परीक्षा। तो नीट PG 2025 परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। तो परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक बड़ी खबर है। ये भी कहा है कोर्ट ने कि NBE के पास परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की व्यवस्था कराने के लिए पर्याप्त वक्त है। 15 जून को होनी है नीट PG 2025 की परीक्षा और एक शिफ्ट में ये परीक्षा कराने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। तो परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है और जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा के लिए हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता विकास आरती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा कराई जाए, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस बारे में? और बिल्कुल, देखिए काफी देर तक इस पर बहस चली और इसमें NBE की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके पास 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए ही संसाधन मौजूद हैं और अगर एक शिफ्ट में सारा एग्जाम कराने के लिए उनको कहा जाता है तो इससे मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि ये जो तैयारियां थी एग्जामिनेशन की वो मार्च से चल रही थी। तो उनका कहना है कि पिछले 2-2.5 महीने से तैयारियों के बाद हमने अब ये पूरा शेड्यूल बनाया था और इसमें अब अंतिम समय में बदलाव से
दिक्कतें पेश आएंगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपकी परीक्षा 15 जून को होनी है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। और जहां तक आप स्टूडेंट्स की बात करें या परीक्षार्थियों की बात करें, वो भी नीट पीजी की परीक्षा में बाकी परीक्षाओं की तुलना में कम कैंडिडेट्स होते हैं। ऐसे में ये शुरू से कह देना है एनबीए की ओर से कि हम नहीं करा पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि आप पहले से मन बना चुके हैं कि आप 2 शिफ्ट में ही करवाएंगे, लेकिन पूरी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने से बेवजह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई बार ये शिकायतें आती हैं कि दोनों पेपर्स में स्टूडेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, यानी एक पेपर आसान था और एक में कुछ जो सवाल थे वो कठिन थे। तो एनबीए की दलील थी कि एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, हालांकि वो जटिल प्रक्रिया है, कैसे क्या वो उसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं नंबर देते समय, वो एक पूरी अलग प्रक्रिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जा ही क्यों रहे हैं, आप सीधे सीधे एक ही प्रश्न पत्र सभी परीक्षार्थियों को एक ही शिफ्ट में दीजिए ताकि इस तरह की दिक्कतों से बचा जा सके। एक हालांकि कोर्ट ने विकल्प अभी भी दिया है एनबीए को कि अगर उनको कोई समस्या और आती है अभी एक शिफ्ट में एग्जाम कराने में, तो वो एक्सटेंशन के लिए दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उस पर कोर्ट गौर करेगा। लेकिन फिलहाल ये मानकर चलें कि आपको 15 जून को एक शिफ्ट में ही पूरा एग्जामिनेशन कराना है। बोर्ड को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने दिए हैं और इसी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ी खबर कही जा रही है। विकास, बिल्कुल, देखिए ज्यादातर कैंडिडेट्स ये चाहते थे कि एक ही शिफ्ट में हो, क्योंकि ये बहुत एक नंबर से मेरिट में ऊपर नीचे 20 या 20-25 पोजीशन चेंज हो जाती है। और कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं जहां पर 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं कि पहली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत आ गया, आंसर जो थे वो स्पष्ट नहीं थे। इस तरह की कुछ दिक्कतें जब आती हैं तो एक बिना वजह की एक जटिलता यहाँ पैदा हो जाती है, जिसमें कई बार ग्रेस मार्क्स देने पर लोगों के जो मेरिट में स्थान है वो बिगड़ता है। तमाम तरह की जटिलताएं आती है। तो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि एक बार में एक ही शिफ्ट में सभी का एग्जाम लिया जाए, तब कि सबको बराबर मौका मिले, सबको एक जैसे कठिनाई वाले प्रश्न मिले और ये ना आरोप लगे आने वाले दिनों में कि एक शिफ्ट में ज्यादा कठिन प्रश्न पत्र था, दूसरे में आसान था। इस तरह की जटिलता ना आए। बिल्कुल, इसमें यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि एनबीई ने जो ये बात कही थी उसकी क्या वजह थी? देखिए, एनबीई की जो सबसे बड़ी दलील थी वो ये थी कि उन्होंने ये सारी तैयारी 2 शिफ्ट्स में एग्जाम कराने को लेकर के ही शुरू की थी और उनकी ये तैयारी मार्च में लगभग शुरू हो गई थी। तो आप देखें कि लगभग 2.5 से 3 महीने पूरे होने वाले हैं। वो पूरी तरह ये मन बनाकर बैठे थे कि हम 2 शिफ्ट्स में एग्जाम कराएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सेंटर्स हैं। एक बोर्ड के साथ एक और समस्या ये आ रही है कि उनका कहना है कि हमने प्राइवेट सेंटर्स जो थे उनको वहां पर हमने सेंटर देना बंद कर दिया प्राइवेट संस्थानों में, क्योंकि वहां पर गड़बड़ियां या उनकी क्वालिटी को लेकर के शिकायतें आती थी। तो सीमित सेंटर्स हैं उनके पास और उसमें एक शिफ्ट में एग्जाम कराना ये एनबीए के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके लिए इंटरनेट आपको चाहिए, आपको बेसिक फैसिलिटीज दूसरी चाहिए, इसके अलावा पेपर लीक ना हो, सिक्योरिटी के पर्याप्त इंतजाम हो। ये सारी चीजें मुहैया कराने में, ये सारी चीजें सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त समय बोर्ड को चाहिए और वो ये सारी तैयारियां मार्च से कर रहे थे। तो अचानक से एग्जाम से 15 या 18 दिन पहले इस तरह का निर्देश आना कि नहीं आपको एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा, इससे उनके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी। लेकिन कोर्ट अपना मन बना चुका है। कोर्ट ने कहा कि आप एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, एक्सटेंशन जो है उस पर हम गौर कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको दोबारा कोर्ट का रुख करना पड़ता है तो आप आइए, एप्लीकेशन लगाइए और एक्सटेंशन की मांग कीजिए हमसे, जो समय बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि टाइमलाइन को भी आप बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सत्र जुड़ा होता है उससे। तो कितनी उसमें किस सीमा तक कोर्ट एक्सटेंशन दे सकता है एग्जाम को लेकर के, वो एप्लीकेशन को देखने के बाद कोर्ट तय करेगा। फिलहाल छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में यूपी के कानपुर जाएंगे, जहां पीएम बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के इरादे से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री कानपुर में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। पनकी रोड पर पनकी पावर हाउस, रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट हैं जिनकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना,
राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। तो कानपुर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में ये सौगात देंगे और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। अपने आप में विकास की एक बड़ी रफ्तार जो है वो दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये पूरी जो प्रधानमंत्री की कानपुर यात्रा है, बेसिकली कानपुर के लिए उम्मीदों की यात्रा है। अगर आप कानपुर का पिछला दौर देखें तो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की बड़ी मिलें, जिनसे कॉटन इंडस्ट्री को पूरी देश दुनिया में नाम था, लाल इमली की बड़ी मिल थी, जेके जूट मिल थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, तो इतनी फैक्ट्रीज थी कि आप देखिए तो कानपुर में श्रमिक आता था साइकिल में डिब्बा बांधे हुए, टिफिन अपना बांधे हुए आता था। तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज के कारण कानपुर जाना जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर। धीरे धीरे पराभव का दौर आया और कानपुर फिसलता चला गया और यहाँ का जो डेवलपमेंट का ढांचा है वो धीरे धीरे गिरता चला गया। दोनों सरकारों ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को कानपुर को पुराना गौरव वापस दिलाया जाए, तो उस तरीके से काम चल रहा है। देखिए, यहाँ जो मेट्रो योजना है उसका सेंट्रल तक, IIT से लेकर सेंट्रल स्टेशन तक कनेक्टिविटी दी गई है। और ये ऐसा एरिया है जहाँ बाजार के एरिया, जहाँ भीड़ बहुत होती है, यातायात सुगमता के लिए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। तापी परियोजना की जो घाटमपुर में यूनिट लगाई गई है, पनकी में लगाई जा रही है। तो आप इससे, इस सरकार से पहले अगर कानपुर का दौर देखें तो 10 घंटे शहर में बिजली आती थी, तो बड़े उद्योगपति थे जो यहाँ चले गए, जिनको बिजली नहीं मिल पाती थी। तो इस तरीके से ढांचागत विकास किया जा रहा है कि और ORB बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी दी जा रही, जो डिफेंस नोज है, डिफेंस कॉरिडोर को, उससे कनेक्टिविटी दी जा रही कानपुर को। तो एक तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र कैसे कानपुर पुनः अपना बने, उसकी तैयारियाँ हैं। तो ये कानपुर के लिए अगर 47,000 से अधिक करोड़ की योजनाएं जो प्रधानमंत्री यहाँ देंगे, उसमें 20,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं केवल कानपुर के लिए हैं। तो इस तरीके से कानपुर का जो पूरा ढांचा है वो बदलेगा, जिससे आने वाले दौर में पुराने वैभव को कानपुर प्राप्त कर सके। जय। बिल्कुल, ये जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिफेंस कॉरिडोर से कनेक्टिविटी की जो योजना है ये भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है जब हम रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। किस तरह का उत्साह तमाम लोगों में? देखिए, ज़बरदस्त उत्साह है रमा। हमने कल जिन लोगों से बात की थी उन्होंने कहा कि अगर कानपुर में कहीं कोई बाहर से आता था तो हम उसको कहाँ ले जाएं, क्या दिखाएं, ये चुनौतियां हमारे सामने थी। आज देखिए, हमारे यहाँ मेट्रो बन गई है, तमाम और योजनाएं आ रही हैं। तो कानपुर में जो बाहर के लोग आएंगे वो कम से कम कुछ देखने लायक है। कानपुर शहर साफ़ सुथरा हो गया है, ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर हो रहा है। और देखिए, जो कानपुर को जानते हैं जानते हैं कि उत्तर भारत का ये बड़ा व्यवसायिक शहर है। भले ही ये पराभव के दौर में रहा, लेकिन कपड़ा बाजार, जनरल स्टोर के जो बाजार हैं, बाकी जो काम है वो व्यावसायिक रूप से कानपुर बहुत मजबूत स्थिति में है। आसपास के लगभग कई जिले इससे कनेक्ट होते हैं जहां व्यवसाय होता है। तो वो अगर चीज़ें ठीक होती, कनेक्टिविटी ठीक होती है, या कानून व्यवस्था पहले से ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, रेल कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, बाकी चीज़ें अगर शहर को डेवलप किया जाता तो शहर भी डेवलप होगा और व्यवसाय भी डेवलप होगा, उद्योग भी डेवलप होंगे, तो लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो पूरे प्रदेश है उसको फ़ायदा होगा कि GST के माध्यम से उसको जो फ़ायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। रमा, बिल्कुल, कानपुर से कनेक्टिविटी का जो संदेश दिया जाएगा वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होगा रामेंद्र? देखिए, कानपुर क्या है, कानपुर अगर उत्तर प्रदेश के पूरे व्यवसायिक जितने भी शहर हैं उनमें कानपुर अपना अलग स्थान रखता है। आप रेल कनेक्टिविटी आप देखिए, दिल्ली से लेकर के और पूरे बलिया तक चले जाइए, कलकत्ता तक चले जाइए, रेल कनेक्टिविटी जो मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर डेवलप किया गया है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है, लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अलग बन गया है, कानपुर से लेकर के दिल्ली के लिए अलग एक्सप्रेसवे है, झांसी के लिए अलग एक्सप्रेसवे है, जो बलिया से लेकर के जा रहा वो उन्नाव से जोड़ता हुआ जा रहा। तो इस तरह जो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत शानदार कनेक्टिविटी कानपुर की होगी। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो व्यवसायिक रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अब चाह रही है कि जो व्यवसाय है, जो उद्योग धंधे, वो कानपुर में लगे। डिफेंस का बड़ा सेक्टर यहाँ कानपुर में निवेश करने, अलीगढ़ के बाद कानपुर में ही निवेश करने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हों, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, औद्योगिक घराने यहाँ आकर के निवेश करें, तो वो परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं। उम्मीद है
कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से ये परिस्थितियां यहाँ बनेंगी। एक बात और बता दे रमा कि 11 साल की जो सरकार का कार्यकाल है उसमें 10 बार प्रधानमंत्री कानपुर आए और कानपुर राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। कानपुर में जो बात कही जाती है बुंदेलखंड से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश तक पूरी जगह जाती है। यहाँ की इस तरीके के लोगों का यहाँ आना जाना है तो वो उस लिहाज से भी ये बड़ा सार्थक होता है। प्रधानमंत्री जब भी कानपुर से रैलियों की शुरुआत करते हैं चुनाव में तो उनको अच्छा परिणाम मिलता है, इसलिए कानपुर से उनके रिश्ते भी बेहतर हैं। तो उस लिहाज से भी ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ उनका आना महत्वपूर्ण है। रमा बिल्कुल रामेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कानपुर से जो संदेश दिया जाता है पूरे देश में उसकी जो गूंज है तमाम मायनों से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी हमने बिहार में देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वायदा उन्होंने पूरा किया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आतंक को एक करारे प्रहार के साथ, वो वायदा पूरा करके वो आए हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ये जो लगातार प्रधानमंत्री की हुंकार है इसको सुनने के लिए किस तरह का उत्साह वहाँ पर युवाओं में भी है, महिलाओं में भी है और तमाम लोगों में है? देखिए, पूरा शहर, पूरा देश इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ है और उनको सुनना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने अपनी गौरव गाथा की जो पटकथा लिखी है और किस तरह सरकार उनके पीछे खड़ी रही, किस तरह उन्होंने निर्देश दिया और किस तरह पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने का जो मंसूबा है वो दिखाया गया कि कम समय में ही जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया वो किस तरह किया गया। और भारत की सरकार जो पहलगाम की घटना उसको लेकर के किस तरह सोचती है और किस तरह का रिएक्शन उसने दिया है और किस तरीके से एक एक व्यक्ति अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो भारत के लिए महत्वपूर्ण, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुभम के जो पहलगाम हमले में मारे गए शुभम का परिवार है उससे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे हवाई अड्डे पर ही, चकेरी हवाई अड्डे पर उनसे मुलाकात होगी, उनको सांत्वना देंगे और ये बताएंगे कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके जो लोग चाहते थे उस तरीके से भारत सरकार ने और सेनाओं ने रिएक्ट किया है और पाकिस्तान को उनकी औकात बताई है कि क्या हमारे नागरिक अगर आहत होंगे, नुकसान पहुँचाओगे तो हम किस तरह आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो उनके परिवार से मिलेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं कि किस तरीके से कनेक्ट होंगे प्रधानमंत्री और किस तरह उन्होंने काम किया है, किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने औकात बताई, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे और लोगों में उत्साह जबरदस्त है। ये जो स्नेह है और ये जो जनता में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है ये और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे रामेंद्र। अब आपको बता देते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री ने पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सरकार की संवेदनशीलता और समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। गृहमंत्री ने इस अवसर पर विशेष मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मुआवजे और सरकारी नौकरी से परिजनों के जीवन में जो क्षति हुई है इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार उनके साथ है। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। गृहमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थानों पर हमला करना कायरता भरा काम है।
पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी विमानवाहक उपग्रह INS विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया। INS विक्रांत का वर्तमान में अरब सागर में तैनाती है। ये दौरा भारतीय नौसेना के रणनीतिक कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाने के हफ्तों बाद हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने मिशन के परिचालन परिणामों की समीक्षा की और तैनाती का हिस्सा रहे नौसेना कर्मियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमारी सशस्त्र बलों ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की वो अद्भुत था। हमारी सेना ने न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। अमेरिकी लेखक जॉन स्पेंसर ने एक लेख में कहा है कि आतंकवाद पर भारत को निर्णायक जीत उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिए गए चीन के प्रॉक्सी हथियार धराशायी हो गए। पूरे विश्व में, हर देश में आज भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। यूएस के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट है जिनका नाम जॉन स्पेंसर है, और जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो
आकाश हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज हो, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से किस प्रकार एक निर्णायक जीत भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है, और वहीं चाइना के प्रॉक्सी वेपन्स को पाकिस्तान ने यूज किया और वो धराशायी हुई है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों ने आरंभ में तो कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर वास्तविकता यह है कि ये एक दिन भी भारत सरकार के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि पहले दिन ही राहुल गांधी सहित उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने भारत की सेना और उसके शौर्य पर सवाल उठाया। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है, और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। और हमारे संवाददाता निशांत राय और ज्यादा जानकारी के साथ इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार कांग्रेस सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण, जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है, सेना के सम्मान से जुड़ा है, इसका राजनीतिकरण करना क्या कुछ मंशा कांग्रेस की दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसे समय में जब देश को एक साथ एकजुट होकर दुनिया को मैसेज देना है कि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हिंसा कराई गई, वो बेहद गलत कार्य था। दूसरी तरफ जो भारत ने उस पर कार्रवाई की, हमने केवल आतंकी अड्डों को निशाना बनाया और उनको पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो ये दिखलाते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक कर रही है। सबसे ज्यादा नुकसान इसका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की ओर से दिखाए जा रहे हैं, और जो भारत ने तमाम बातें कही हैं, जो भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस्तेमाल करके, एक तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयानों का इस्तेमाल करके खंडन करने में कामयाब हो रहा है। तो चाहे जयराम रमेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं के इस तरीके के जो बयान पिछले दिनों आए हैं, ये दिखलाते हैं कि पार्टी पूरी तरीके से एक बेहतर विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उससे कहीं विपरीत जा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश से तमाम सांसदों के डेलीगेशन बाहर गए हैं, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद मौजूद हैं, और वो अपने जो भारत सरकार की बातें हैं, जो भारत के लोगों की बातें हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी के सांसद जहां सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जहां पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसके विषय में बता रहे हैं, भारत सरकार की कार्रवाई के विषय में बता रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भारत सरकार और भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस लगातार कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। यानी कि कांग्रेस में ही आपस में बेहतर तालमेल नजर नहीं आ रहा है, और पार्टी अभी तक यही नहीं तय कर पाई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर उसकी क्या लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल निशांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जहां पर आज पूरा विश्व भारतीय सेना के शौर्य की बात कर रहा है, भारतीय जो नेतृत्व है उसकी रणनीति की बात कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, भारत के साथ खड़ा हुआ इस मुद्दे पर दिखाई देता है, वहां पर कांग्रेस का ये रवैया किस तरह से उसे अलग थलग भी कर रहा है, किस तरह से जो तमाम सवाल हैं, देश के तमाम सवाल जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं इन नेताओं की जिनकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो जॉन स्पेंसर, जिनका एक आर्टिकल भी आज छपा है, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि भारत ने इस युद्ध को 3 से 4 दिन में जीत लिया, और भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई, खासकर चीन का जो प्रॉक्सी हथियार थे उसको पूरी तरीके से भारत ने नष्ट कर दिया, और जो हमारे देश में बने हुए हथियार हैं, अब उनकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत की कार्रवाई को दुनिया ने देखा, समझा और जाना कि
किस तरीके से भारत ने भारत की सीमा के भीतर रहकर पाकिस्तान पर इतना बड़ा अटैक किया और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वो सवाल पूछ रही है जो कि पाकिस्तान में जिनकी पहले अफवाह उड़ाई गई, चाहे भारतीय विमानों को गिराने की बात कही जाए, कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है, जबकि दूसरी तरफ सेना की ओर से इन तमाम बातों का जवाब दे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस इस तरीके के सवाल करती है तो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार इन्हीं सवालों को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को खराब करने का काम करती है। तो कांग्रेस को समझना होगा कि राजनीति एक जगह है लेकिन राष्ट्रहित सबसे पहले है और कांग्रेस को फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के मामले में राष्ट्रहित को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए और बीजेपी की ओर से भी लगातार कांग्रेस को इन्हीं सवालों को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है। बिल्कुल निशांत, और यही वजह है कांग्रेस में इस मुद्दे पर एक बड़ी टूट भी दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल फूट साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे शशि थरूर की बात की जाए या सलमान खुर्शीद की बात की जाए। कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसे मामले में सीधे तौर पर सरकार और भारत की जनता, भारत की सेना के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी या मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश हो या रेवंत रेड्डी का बयान हो, यह दिखलाता है कि किस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने अभी तक इंटरनल लाइन डिसाइड नहीं की है कि उसको ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से जाना है, क्योंकि इनके ही नेताओं में आपस में इनके बयानों में विरोधाभास दिखता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन बयानों का असर भारत में कम, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत की छवि बिगाड़ने का काम कर रहा है और कांग्रेस को परहेज करना चाहिए, खासकर जब राष्ट्रहित की बात हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये बेतुके तो दिखाई देते ही हैं, ये राष्ट्र विरोधी भी दिखाई देते हैं। निशांत जी बिल्कुल, आप बयान अपनी राजनीति के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तानी सेना की ओर से कही जा रही थी कि हमने भारत के विमान गिराए, हालांकि इसका सबूत कुछ नहीं दिया गया पाकिस्तान के ओर से, और जो तमाम अफवाह उड़ाई गई पाकिस्तान की ओर से, उन्हीं बातों को भारत में कांग्रेस के नेता रिपीट कर रहे हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि भारत ने जो कार्रवाई की है, उनकी सैटेलाइट इमेज दी है, उनकी लोकेशन बताई है, टाइमिंग बताई है और पूरी तरीके से भारत ने जितनी कार्रवाई की, डीजीएमओ की जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सब चीजें जनता के सामने रखी गई और पूरे प्रूफ के साथ रखी गई। दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी सबूतों के साथ जनता के बीच में नहीं लाया गया। लेकिन भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी जब इस तरीके से हरकत करती है तो उसका फायदा पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आता है। और पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि लगातार, चाहे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी राहुल गांधी के बयानों को वहां की मीडिया दिखा रही थी और कांग्रेस के जो तमाम नेताओं के उलट पुलट बयान है और विपक्ष के भी कुछ अन्य नेता, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, इनके बयानों को दिखा रही थी। एक बार फिर इस तरीके के जो बयान आने शुरू हुए हैं वो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, इन सवालों से कांग्रेस पर ही कई सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी संगठन नहदतुल उलमा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन KH उलल अबशार अब्दुल्ला और NU कमेटी मेंबर खोलिली खोलिल से मुलाकात की और हिंसा और धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। भारत और इंडोनेशिया दोनों देश विविधता में एकता के मूल मंत्र से बंधे हैं। दोनों शांतिप्रिय देशों में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने NU नेताओं से भारत का समर्थन करने और सीमा पार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करने का आग्रह किया ताकि दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों पर हमले की निंदा करते हुए KH उलल अबशार अब्दुल्ला ने कहा कि वो भारत के दर्द को समझते हैं और शांति, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हैं। नहदतुल इस्लाम जो इनका ये है, खास करके ये लोग मॉडर्निटी और जो इनका रिलीजन है उसमें मॉडर्निटी से के साथ कैसे अपने को कोप अप करे, इस पर इनका काम है। बड़ा अच्छा काम है उस मामले में। आज सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्होंने अप्रिशिएट किया। हाँ, उन्होंने कहा कि हम खुद मुस्लिम हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पर।
और इस पेन को भी समझ सकता है इंडिया का। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो OIC वाला मंच जो है, जहां इंडिया नहीं रहता है और इंडिया में जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा है, तो वो इंडिया को पाकिस्तान वहाँ मोबिलाइज करके इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करा देता है। तो उसमें आप भी जगह जगह जाते हैं तो अपनी बात रख के इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए और पाकिस्तान इसमें से, तो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। India and Indonesia have gone through this challenge of terrorism. So I share with our colleague from Indian Parliament members our experience in tackling the problem of extremism, and I think both countries have similar desire, which is to achieve highest percentage of economic development, stability, political stability, and also peace and harmony. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इथियोपिया के अद्दिस अबाबा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर था। दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने दल की यात्रा को सफल बताया। अच्छी मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल पार्टी से हुई, गवर्नमेंट से हुई, इंडियन कम्युनिटी से हुई, थिंक टैंक से मिले, और तो सभी को जो विचार भारत से आ रहा है उसको बताया गया और लोगों ने समझा और सॉलिडारिटी व्यक्त किया कि हाँ, जो भारत कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है हमारे पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन की। भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध बहुत पुराना है और अपार्थाइड के समय में हम साथ में थे, हमने उनका साथ दिया था, इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हम हमेशा हमारे साथ रहेगा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज से अल्जीरिया की यात्रा शुरू कर रहा है। अल्जीरिया में अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत संदेश देगा। इससे पहले ये प्रतिनिधिमंडल बहराइच, कुवैत और सऊदी अरब की यात्रा कर चुका है। हाल ही में हुई भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सऊदी अरब की यात्रा बेहद सफल रही। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा से लेकर व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ गहरी रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस और किसी आतंकी घटना पर करारा जवाब देने का संदेश दिया। और पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल साझेदार देशों का दौरा कर रहे हैं। इस वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, समर्पण और समाज के प्रति उनके योगदान के सम्मान में दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 लाख की नकद राशि और एक पदक शामिल है। ये पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 1973 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य नर्सिंग पेशेवरों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देना है। ये पुरस्कार समारोह नर्सिंग पेशे में उत्कृष्टता और समर्पण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने CII बिजनेस समिट 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के माध्यम से लोगों को विनिर्माण क्षेत्र की ओर आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के लिए विनिर्माण के क्षेत्र की अहम भूमिका है। The big one is the manufacturing transformation. The rural transformation to urban is largely dependent on the transformation of manufacturing, where people move out of agriculture into manufacturing on a very large scale.
And I think that is a major challenge in India. Manufacturing is roughly around 17% in India. So we need a manufacturing transformation which will take people out of agriculture, somewhere around 40-45% of population, move them to manufacturing, which means, that's why I mentioned the HR, the education transformation. These two are closely linked. So I think manufacturing transformation is essential for India to become Viksit. And I think that's very, very, very key. उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में संलिप्त 3 आरोपियों को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इन आरोपियों में पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं। इन सभी को 302, 201, 354 धाराओं में दोषी पाया गया है। इससे पहले एसआईटी ने इस मामले में 500 पन्नों का आरोप पत्र भी दाखिल किया था। आपको बता दें, 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या करके उसका शव चीला की शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। नौकरी ज्वाइन करने के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई। घटना ने उत्तराखंड के आम जनमानस को उद्वेलित कर दिया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी, इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोटद्वार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।